मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज हम रीतिकाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिस पर मैंने आपको रीतिकाल के नामकरण के बारे में बताया कि रीतिकाल को अलंकृत काल, कला काल, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सर्वमान्य जो मान्यता है वो है रीतिकाल, कि हम इसे रीतिकाल के नाम से ही पुकारें। क्यों पुकारें वो भी मैं आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं। हमने इसका काल देखा, संवत 1700 से लेकर और 1900 तक इसका काल माना जाता है। हमने ये देखा कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि सर्वमान्य जो मान्यता है वो केशव ही माने जाते हैं। हमने ये भी देखा कि रीतिकाल में 3 तरीके के जो काव्य धाराएं बह रही थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। हमने रीतिकाल के उदय के कारण देखे, हमने रीतिकाल के पतन के कारण देखे और हमने रीतिकाल की मोटी मोटी विशेषताओं के बारे में भी बात किया। आज हम रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में बहुत विस्तार के साथ पढ़ने जा रहे हैं। इन विशेषताओं से पहले मैं आपको छोटी सी बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि रीतिकाल की जो काव्य थी, कविता थी, वो कविता किस तरीके से इस मोड़ तक पहुंची। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा जो रीतिकाल है वो मुगल काल का अंतिम समय चल रहा था। उस समय ये समझ लीजिए आपकी औरंगजेब का शासन स्थापित हो चुका था और उस समय पूरा भारत एक मतलब एक केंद्रीय जो व्यवस्था थी हमारे भारत की, वो काफ़ी मजबूत थी और अंग्रेज हमारे भारत की राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और दुनिया भर के आपस में षड्यंत्र वगैरह चल रहे थे। लेकिन जो छोटे छोटे राजा महाराजा और जो सामंत थे और जो मनसबदार थे, नवाब थे, वो अपने अपने रियासतों में स्वतंत्र थे और निश्चिंत थे, क्योंकि उनको खूब टैक्स मिल रहा था, उनके पास समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, तो वो विलासिता में डूबे हुए थे। और किस तरीके से, और उन्हें बाह्य आक्रमण का कोई डर था नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता थी वो या तो मुगल बादशाह के अधीन या अंग्रेजों के अधीन गिरवी रख दी थी, तो वो बाह्य आक्रमण से निश्चिंत थे और समृद्धि उनके पास थी ही। और जब आप जानते हैं, जब बहुत पैसा होता है तो रुझान विलासिता की तरफ बढ़ जाता है। तो ये जो राजा महाराजा थे वो सब अपने विलासपूर्ण जीवन में डूबे हुए थे। साथ ही चूंकि इनके पास कोई बाह्य आक्रमण का डर नहीं था, कोई युद्ध का डर नहीं था, तो इनकी जो रुचि थी वो कला और जो कविता थी, जो प्रेम था, श्रृंगार था, उसकी तरफ इनकी रुचि बढ़ती चली गई। और इन्होंने अपने दरबार में कुछ ऐसे विद्वान, कुछ ऐसे कवि रख लिए जो इनका मनोरंजन कर सके। तो इस परिस्थिति में रीतिकाल का जन्म होता है। तो जब इन परिस्थितियों में रीतिकाल का जन्म होता है तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो कैसे पनपी होंगी। आप देखिए, सेंटर में हम ये देख रहे हैं कि ये रीतिकाल की परिस्थितियां देख रहे हैं हम, है ना। रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो जो रीतिकाल की परिस्थितियां हैं वो सामंतवाद हावी हो चुका था हमारे भारत में, और जो नवाब और सामंत थे वो अपनी अपनी रियासतों में स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब एक बड़ी रियासत राजा के अधीन में अपने जीवन को विलासितापूर्ण रूप से जी रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो कवि और विद्वान थे उनको अपने दरबार में स्थान दे दिया, यानी कि राजाश्रय दे दिया। तो जो रीतिकाल है, रीतिकाल की एक खास विशेषता बन गई कि यहाँ पर जो कवि थे वो अपने आश्रयदाता के दरबार में रहने लगे। अब जब कवि अपने आश्रयदाता के दरबार में रह रहे हैं तो वो अपने राजाओं की, अपने सामंतों की रुचि के अनुसार ही तो कविता लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी आजीविका के लिए और अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए अपने राजाओं, सामंत और नवाबों पर निर्भर है, तो वो उनकी रुचि के अनुसार ही कविता लिख रहे हैं। तो रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता जो हमारे सामने आई वो आई कि राजाश्रय प्राप्त हुआ और जब इनकी रुचि के अनुसार कविता लिखी गई। और जो सामंत थे वो सारे के सारे सामंत कैसा जीवन जी रहे थे? विलासपूर्ण जीवन जी रहे थे। उनके जीवन में श्रृंगारिकता बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस कविता में भी क्या चीज ज्यादा आ गई? श्रृंगारिकता। और चूंकि श्रृंगारिकता आ गई, अति विलासिता आ गई, तो विलासिता के साथ साथ जो उनकी कविता थी उसमें हमको भोगवादी प्रेम का भोगवादी दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है।
अब जब प्रेम का भोगवादी दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से स्त्री के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण था वो भी एक मतलब संकुचित और भोगवादी दृष्टिकोण ही स्त्री के प्रति हो गया। तो नारी के प्रति भी भोगवादी दृष्टिकोण देख रहे हैं हम। और चूंकि प्रेम और संगारिकता ये बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी, तो इस काल के जो कवि थे उन्होंने प्रकृति का भी कोई स्वतंत्र चित्रण नहीं किया। उनकी जो प्रकृति चित्रण है वो भी उनकी श्रृंगारिकता को, उनकी भोग को, उनके प्रेम को उद्दीप्त करने वाला ही चित्रित किया गया। तो प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण हमें यहां देखने को मिल रहा है। अब चूंकि जो राजा महाराजा हैं वो तो विलासिता में डूबे हुए हैं, संगारिकता में डूबे हुए हैं, तो उनका जो ध्यान है वो जनता के लोक मंगल के लिए या जनहित के किसी कार्य पर नहीं है। तो इसलिए उनकी कविता में भी हमें जनवादी कोई भावना दिखाई नहीं देती। उनकी जो कविता है वो हमको लोक मंगल और जो जनहित है का अभाव दिखता है उनकी कविता में हमको, क्योंकि ये चीज है ही नहीं। उनका तो सारा ध्यान अपने जो राजा से देने वाले राजा हैं, सामंत हैं, उनको खुश करने में उनका दिमाग लगा हुआ है। अब उनको खुश कैसे करें? उनको कुछ श्रृंगारिता से करें और कुछ उनको पांडित्य दिखाएं, कुछ अपनी विद्वता दिखाएं, तो राजा को चमत्कृत कर दें, प्रभावित कर दें। इसलिए इस समय का जो काल था उस काल में हम ये देख रहे हैं कि पांडित्य बहुत ज्यादा है, पांडित्य है, चमत्कार है, चमत्कार प्रदर्शन, इनकी कविताओं की खास विशेषता हमें देखने को मिल रही है। रीतिकाल की जो कविता है उसमें हमें पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रियता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अब हम जब देख रहे हैं कि वो अपने राजाओं को खुश करने में ही लगे हुए हैं, तो जो राजाओं के दृष्टिकोण है या जो कवियों का दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण भी बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण हो गया है। कोई विशाल राष्ट्रवादी दृष्टिकोण या विश्व बंधुत्व की भावना ऐसी कोई उनकी कविता में हमको दिखाई नहीं देती। तो संकुचित दृष्टिकोण उनकी कविता में हमें दिखाई दे रहा है। और चूंकि इस समय भावनाओं का जो हमारे समाज की जो भाव है, विचार है, उनका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, तो कला पे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि कला के द्वारा राजाओं को प्रभावित किया जाना था। तो कला प्रियता है यहाँ की कविता में हमको बहुत दिखेगी। अब कला में क्या मिलेगा? अलंकार हो गए, अलंकार प्रियता, ये इनकी कविता की खास विशेषताएं हो गई। तो आप ये देखिए, यदि आपने ये देख लिया कि रीतिकाल की क्या परिस्थिति थी, तो उस परिस्थिति के तहत उसके अनुकूल हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे आसपास का जो माहौल होता है, हमारे आसपास की जो परिस्थितियां होती है उससे प्रभावित होता है। तो आप देखिए उस परिस्थिति के अनुसार ही उनकी कविता प्रभावित होने लगी और उनकी कविता में हमको वही विशेषताएं दिखाई देने लगी। हम सब जानते हैं, जब हम रीतिकाल को पढ़ते हैं तो रीतिकाल में हम यही देखते हैं कि राजाओं की प्रशस्तियां भरी पड़ी हैं। जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो अपने राजाओं की प्रशस्ति गा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने राजाओं को खुश करना है। अब राजाओं को पसंद क्या है? श्रृंगार और प्रेम, तो वो अपनी कविताओं में श्रृंगार और प्रेम ही गा रहे हैं। अब चूंकि उस समय इतना खुलापन नहीं था जैसा आजकल है, फुहड़पन, तो वो अपने श्रृंगार और प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम के आड़ में गा रहे हैं। तो हमें इस जो समय की जो कविताएं हैं उसमें राधा कृष्ण के जो प्रेम है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका प्रभाव भी हमको इन कविताओं पर देखने को मिलता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि यदि आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टिप्स पे आपको समझ में आ जाएगा कि रीतिकाल की क्या विशेषता है। आइए चलिए अब हम रीतिकाल की विशेषताओं को बहुत डिटेल से पढ़ लेते हैं कि यदि आपके एग्जाम में, ये तो हो गए समझने की बात, अब यदि आपके एग्जाम में निबंधात्मक प्रश्न आ जाता है 20 नंबर का कि रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं बताइए, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे और कैसे समझाएंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब आपके प्रश्न पत्र में एक निबंधात्मक प्रश्न इस तरीके का आ जाए कि रीतिकाल की विशेषताएं बताइए, तो निबंधात्मक प्रश्न लिखने का मैंने आपको तरीका बताया कि पहले हम उसकी भूमिका लिखते हैं, फिर जो भी उसके बिंदु बन रहे हैं विशेषता के, वो सारे बिंदु लिखते जाएंगे उदाहरण के साथ।
समझाते हुए, और अंत में हम उसका निष्कर्ष लिख देंगे। लेकिन इसे ये निबंधात्मक जो प्रश्न है वो आपके अनेक प्रश्नों का उत्तर दे देगा, मतलब पूरा रीतिकाल आपके सामने स्पष्ट कर देगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपने आज के वीडियो को बहुत ढंग से देख लिया है तो रीतिकाल के जो भी कवि हैं, चाहे वो केशव आ जाए, चाहे वो बिहारी आ जाए, चाहे वो देव आ जाए, चाहे मतीराम आ जाए, चाहे घनानंद आ जाए, चाहे आलम आ जाए, चाहे सेनापति आ जाए, चाहे भूषण आ जाए, आपको जब उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखने का अवसर मिलेगा तो आपको ये वाले पॉइंट्स उसमें काम देंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इसको हम कैसे शुरू करेंगे? रीतिकाल की विशेषता कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य का जो पहला काल है वो आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, इसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, और भक्ति काल के बाद रीतिकाल, उसे हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस काल को काव्य की जो प्रमुख धारा है उसका विकास कविता की रीति के आधार पर ही हुआ था। यहाँ रीति का अर्थ है शैली, पद्धति और परंपरा। रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। क्योंकि इन कवियों में काव्य शैली की विशिष्ट पद्धति का विकास किया इन कवियों ने, इसीलिए इस काल को रीति काल कहा जाता है। रीति काल काव्य की रचना सामंती परिवेश और छत्र छाया में हुई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसलिए इसमें वे सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो किसी भी सामंती और दरबारी साहित्य में हो सकती हैं। ठीक है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को, जो मैंने ये सारी प्रवृत्तियां बताई हैं, इन सारी प्रवृत्तियों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपको किसी भी लेखक, किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताएं पूछी जाएं तो आप उसकी काव्यगत विशेषताओं को दो भागों में बांट दीजिए, भावगत और कलागत। क्लियर? भावगत में सारे उसके विचार और भाव आ जाएंगे, है ना, रस आ जाएगा। और जो कलागत है, कलागत में भाषा, अलंकार, शैली और छंद, इस तरीके की बातें आ जाएंगी। तो इसी आधार पर हम रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां उनको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक भावगत विशेषताएं और दूसरी कलागत विशेषताएं। सबसे पहले आइए देखते हैं हम भावगत विशेषताएं। भावगत विशेषताओं में पहला बिंदु, जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो है आचारत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति। यह इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। राम और कृष्ण की प्रेम लीलाओं की ओट में जो कविगण थे, श्रृंगार वर्णन, ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदि पर कविता लिखकर आचार्यत्व और पांडित्य पूर्णता की होड़ में लगे हुए थे। इस काल में तीन प्रकार के कवि हमको देखने को मिलते हैं: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। डिटेल में पिछले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। इनमें से अधिकांश कवि कर्म की अपेक्षा कवि शिक्षक की भूमिका में हमको नजर आते हैं। इस काल के प्राय सभी रीतिबद्ध कवि आचार्य पहले थे, कवि बाद में, इसलिए उनकी कविता पांडित्य के भार से दबी हुई है। दूसरा बिंदु जब हम देखते हैं वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं राज प्रशस्ति। इस समय के जो राजा, नवाब, जागीरदार, मनसबदार, सामंत, सभी का उद्देश्य विलासिता और समृद्धिपूर्ण जीवन जीना था। उच्च वर्ग के ये लोग कला और कविता के संरक्षक बन गए, क्योंकि इस समय उनके पास युद्ध या कोई बाह्य आक्रमण का डर था नहीं, तो कुछ तो स्वयं एवं कलाकार भी थे। अतः ये शासक साहित्य प्रेम और मनोरंजन के लिए कवियों को अपने दरबार में आश्रय देने लगे। चूंकि रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसलिए अपने इन आश्रयदाताओं का गुणगान करना इनकी मजबूरी भी था। भिखारी दास का कहना है कि आगे की कवि रीझही तो कविताई, और ना तो राधिका कन्हई सुमरन को बहानो है। यदि राजा रीझ जाए मेरी कविता पे तो बहुत बढ़िया कविता है, और नहीं तो फिर मैंने राधा और कृष्ण को स्मरण करने का ये मेरा बहाना बन गया। परिणाम स्वरूप इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से की है। केवल भूषण जैसे कुछ कवि इसका अपवाद है, उन्होंने ये काम नहीं किया है। तीसरी विशेषता जो हम देखते हैं रीतिकाल की भावगत में, वह है रीति निपुणता एवं लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। अब ये रीति निपुणता क्या है, लक्षण ग्रंथ क्या है, पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, संक्षिप्त में यहाँ भी बता देती हूँ। काव्य में साहित्य के विविध अंगों पर रस हो, छंद हो, अलंकार हो, शब्द शक्ति हो, गुण, दोष, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन पर जब प्रकाश डाला जाता है तो ये
रीति निरूपण की प्रवृत्ति कही जाती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी रीति निरूपण का प्रारंभ हो गया था कृपारंभ की हित तरंगिणी से। इन रीति निरूपण करने वाले आचार्यों के दो भेद थे, एक सर्वांग और एक विशिष्टांग निरूपण। ठीक है, तो इस तरीके से इस काल में रीति का निरूपण किया गया, अर्थात ये जो साहित्य के जो विविध अंग हैं इन पर ही लक्षण ग्रंथ लिखे गए। रीतिकालीन हिंदी कविता की शुरुआत केशव दास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया से होती है। बाद में चिंतामणि के लक्षण ग्रंथों की के बाद एक अखंड लक्षण ग्रंथों की एक अखंड परंपरा चली। इसी बीच कविता लिखने की एक विशिष्ट परिपाटी बन गई। उसके बाद तो लक्षण ग्रंथों की बहुतायत हो गई, बाढ़ से आ गई। जैसे रीतिकाल के कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का अनुसरण कर लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों का निर्माण किया। ऐसे ग्रंथ जिनमें ये जो काव्यांग मैंने आपको गिनाए हैं, रस, छंद, अलंकार, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य रीतियां, है ना, ध्वनि, वक्रोक्ति, इन काव्यांगों के लक्षण और उनके उदाहरण जिन ग्रंथों में दिए जाते हैं उन ग्रंथों को ही रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और ये रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ इस रीति काव्य में बहुतायत से लिखे गए। ठीक है, इसलिए इसको रीतिकाल भी कहा जाता है। चौथी विशेषता हमें जो रीतिकाल की सब बहुत इंपॉर्टेंट है वो है श्रृंगार प्रियता। डॉक्टर नगेंद्र ने श्रृंगारिकता को रीतिकाल के स्नायुओं में बहने वाली रक्त धारा बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। सभी कवियों ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाई है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है इस युग की कविताओं में। श्रृंगार में आलंबन और उद्दीपन के बड़े ही सरस उदाहरणों का निर्माण किया गया। संयोग और वियोग में कहीं कहीं रति चित्रण की वजह से अश्लीलता आ गई है। कहीं कहीं नहीं, मैं तो ये कहूंगी अधिकांश जगह हमको अश्लीलता तक इनकी कविता पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक उदाहरण बताती हूँ आपको कि काम झूमे उर में, उरुजन में दाम झूमे, और शाम झूले प्यारी की अनियारी अंखियन में। रीति मुक्त कवियों के यहाँ विरह वर्णन की प्रधानता है। श्रृंगार का जो दूसरा पक्ष है वियोग, उसकी प्रधानता है, परंतु विरह ताप की अतिशयता और विरह जन्य उहात्मकता उसमें भी दिखाई नहीं देती। वियोग वर्णन में कवि कर्म खिलवाड़ सा बनकर रह गया। जैसा हम बिहारी का एक दोहा देखते हैं कि जो नायिका है वो विरह में ऐसी है कि जब सांस लेती है तो वो 4-5 हाथ ऊपर आगे चली जाती है और जब उसकी सांस अंदर जाती है तो 4-5 हाथ वो पीछे चली जाती है। श्रृंगार के साथ साथ इस काल की जो कविता है उसमें हमें वीर रस का योग भी देखने को मिलता है। इस काल का प्रधान रस तो श्रृंगार रस रहा, पर श्रृंगार के साथ साथ वीर रस की भी श्रेष्ठ रचनाएं हुई। आदिकाल की वीर धारा जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी। आदिकाल में वीर धारा थी क्योंकि राजाओं को युद्ध लड़ना पड़ता था। उस समय वो अपने बाह्य आक्रमणों से जूझ रहे थे, वो अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे, तो उस समय युद्ध बहुत होते थे और वो युद्धों के वर्णन और उनमें उत्साह और जोश की जरूरत होती थी सैनिकों के लिए और राजाओं के लिए। इसलिए वह उस समय वीर रस से उत्प्रोत कविताएं लिखी गई। पर भक्ति काल में ये समाप्त हो गए थे। रीति काल में उनका पुनः उत्थान हुआ। भूषण जैसे कवियों ने वीरता धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया। उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्र को कविता का विषय बनाया जिन पर हिंदू जाति और धर्म की रक्षा का भार था। वीर रस की फुटकल रचनाएं मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लिखी गई, पर फुटकल रचनाएं इस काल में निरंतर रची जाती रही, जिनमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी होती थी। भूषण इस काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि माने जा सकते हैं रीति काल के। उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा करते हुए बहुत सारे कवित्व लिखे हैं। वो लिखते हैं, साजी चतुरंग सन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इस तरीके की कविताएं हमको भूषण की देखने को मिलती हैं। रीतिकाल के जो कवि हैं उनमें भोग परक प्रेम की भावना देखने को मिलती है। मतलब प्रेम का उत्कृष्ट या पावन और पवित्र रूप नहीं है, भोग परक रूप है। इस काल की कविता में नक्षिक और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण व्यापक स्तर पर हुआ है। पर रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के प्रेम चित्रण में जहां रसिकता और कामुकता है, वहीं रीति मुक्त कवियों में के यहाँ प्रेम चित्रण में स्वच्छंदता, उदात्तता और एक कृत्रिमता दिखाई पड़ती है। मिश्र ने इन कवियों के बारे में लिखा है कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तपस्या आदि जो उदात्त पक्ष होते हैं ना प्रेम के,
उस दृष्टि से इस काल की जो कविता है वो काफ़ी दूर रही है। एक दोहा इस तथ्य के प्रमाण के लिए बहुत होगा कि मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने प्रेम को भूपवादी बना दिया था कि वर्षा ऋतु में एक सखी फिसल गई है और वो इस फिसलने वाली घटना को अपनी दूसरी सखी को बता रही है। तो उस घटना में भी कैसे श्रृंगार और कामुक भाव को प्रस्तुत किया है कवि ने। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हम सखी दो ऐसे फिसले, वो भय ऊपर मैं भय नीचे। तो ये थोड़ी अश्लीलता के छोर तक चला जाता है। रीतिकालीन कवि की स्त्री के प्रति एकांगी दृष्टिकोण है। दरबारी परिवेश के फलस्वरूप नारी केवल पुरुष के रति भाव का आलंबन बनकर रह गई। स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। इसलिए मार्कंडेय वाजपेयी ने तो यहाँ तक कह दिया, उन्होंने रीति काल को गुंडेपन और शोहदेपन का काल बताया है, क्योंकि उसे केवल कामुक दृष्टि से ही देखा जाता था। अतः स्त्रियों की जो और दूसरे महत्वपूर्ण पहलू थे वो छूट गए और इन कवियों की जो दृष्टि है वो स्त्री के प्रति एक एकांगी दृष्टि हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र बनकर रह गए। स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का अंकन। हमें रीतिकाल के कवियों की जो रचनाएं हैं उसमें सौंदर्य वर्णन तो बहुत मिलता है, लेकिन उनके सौंदर्य वर्णन में वो सूक्ष्मता, वो गहराई, वो पवित्रता, वो पावनता, वो पुनीत जो दृष्टिकोण है वो देखने को नहीं मिलता। यद्यपि रीति मुक्त कवियों के यहाँ, जो रीति मुक्त कवि हुए उनके यहाँ सूक्ष्म और मनोरम सौंदर्य का वर्णन दिखाई देता है, पर रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के यहाँ स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का बाहुल्य है। रीति काव्य में सौंदर्य सृजन का लक्ष्य काम और प्रेम को विकसित करना था। हम कह सकते हैं कि रीति काव्य मूलतः श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें सौंदर्य वर्णन, प्रेम पीड़ा और प्रेमानंद का गायन अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यह काव्य शुद्ध मांसल सौंदर्य, यौवन की मादक मस्ती और प्रेम की स्थूलता का काव्य बनकर रह गया है। एक कवि लिखते हैं कि सेज है, सुराही है, सुरा और प्याला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाला चित्रशाला है। ये उस समय का माहौल था। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण। रीतिकाल के जो दरबारी कवियों का आकर्षण का केंद्र नारी थी, है ना, क्योंकि श्रृंगार प्रियता सबसे प्रमुख चीज थी उस समय। इसलिए इन कवियों का ध्यान प्रकृति के स्वतंत्र रूप की ओर गया ही नहीं। ये प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन रूप में ही हुआ है। प्रकृति का स्वतंत्र और आलंबन रूप में चित्रण बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण भी परंपरागत है, यानी कि नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुरूप प्रकृति भी संयोग में सुखद और वियोग में दुखद चित्रित की गई है। लेकिन सेनापति पद्माकर जैसे कवि इसके अपवाद हैं, क्योंकि सेनापति और पद्माकर के यहाँ वर्षा वसंत ऋतु का बड़ा आकर्षक वर्णन हुआ है। एक उदाहरण देखते हैं। सुषमा अवत छाए रही प्रति भौन भौन, चांदनी के भारत देखा तो 1900 चंद, मेरे जान पौन सोरे ठोर को पकड़ कहूँ और धरी एक बैठ कहूँ, दाम चितवत है। ये सेनापति का मतलब उन्होंने यहाँ पर हर ऋतु का वर्णन अपने यहाँ किया है। रीतिकालीन जो काव्य है उसमें श्रृंगारिकता तो एक प्रधान तत्व के रूप में आई है, लेकिन भक्ति, नीति और वैराग्य ये भी हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है और हो भी नहीं सकता। रीतिकाल में भले ही रीति निरूपण, श्रृंगार, अलंकार की प्रधानता हो, पर व्यापक मात्रा में भक्ति और नीति से संबंधित पद भी मिल जाते हैं, जो इस युग की एक नई देन है। राधा कृष्ण की लीलाओं में श्रृंगारिकता के साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। हमने देखा ना, जैसे बिहारी ने भी राधा की भक्ति करी है, कृष्ण की भक्ति करी है, और दरबारी वातावरण के परिणाम स्वरूप इनकी कविताओं में नीति संबंधी उक्तियां भी मिल जाती हैं। आप बिहारी की बहुत सारे दोहे दे सकते हैं जो हमें नीति का उपदेश देते हैं। इन कवियों ने नीति काव्य रचकर काव्य के आयाम को विस्तृत किया। इस प्रकार से यह काल भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी का काव्य माना जाता है। इस जो रीतिकाल है, इस रीतिकाल में हमको चमत्कार प्रदर्शन और बहुज्ञता, यानी कि जो कवि थे उनको केवल एक विषय का नहीं कई विषयों का ज्ञान था। हम बिहारी को ही देख लें, बिहारी को केवल अपने काव्य का नहीं
बिहारी को ज्योतिष का, गणित का, राजनीति का, आपका व्यापार का, सबका ज्ञान था उनको। रीति युग के कवियों में चमत्कार प्रदर्शन के साथ साथ बहुज्ञता का प्रदर्शन भी अपने ग्रंथों में किया है। इन कवियों ने भाव की अपेक्षा कला पक्ष में कुछ अधिक चमत्कार और नवीनता लाने का प्रयास किया। चमत्कार प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न अलंकारों के प्रयोग के साथ शब्दों की पच्चीकारी एवं रमणीयता पर ज्यादा ध्यान दिया गया। वहीं बहुज्ञता की प्रदर्शित करने के लिए साहित्य से अलग विषय पर, साहित्य के इतर विषयों पर, जैसे ज्योतिषी है, गणित है, नीति शास्त्र है, आयुर्वेद है, जैसे विषयों पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। रीतिकाल की एक विशेषता और है संकुचित जीवन दृष्टि। रीतिकाल के जो कवियों की कविताओं में कोई महान उद्देश्य या उच्च आदर्श या कोई उच्च उद्देश्य हमें दिखाई नहीं देता है। अधिकतर कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए श्रृंगार और मनोरंजन पूर्ण काव्य की रचना की है। रीतिकालीन कवियों के यहाँ उत्तम काव्य रचना के लिए जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है उसका हमें नितांत अभाव देखने को मिलता है। दरबारी परिवेश और विलासितापूर्ण जीवन की वजह से इनका दृष्टिकोण इतना संकुचित हो गया कि जन सामान्य का जो जनजीवन था, साधारण जो जनजीवन था, वो उपेक्षित रह गया, उसके कई पहलू छूट गए। रीतिकालीन कविता में हमको लोकमंगल, मौलिकता और स्पष्टता का भी अभाव देखने को मिलता है। रीतिकालीन रचनाकारों ने अपनी आजीविका के लिए जो साहित्य रचा उसमें मौलिकता तथा स्वतंत्र चिंतन की अत्यंत कमी हमको दिखाई देती है। उन्हें तो अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार नायक नायिका भेद अथवा काम क्रीड़ा को ही अधिक चित्रण करना होता था। चूंकि रीतिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं को मनोरंजन करना था और वो चांदी के चंद टुकड़ों पर अपनी कला को राज दरबारों में गिरवी रख चुके थे, अतः इस काल के कवियों में लोक मंगल और परहित की जो भावना है उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। इनके ग्रंथ एक तरह से जो संस्कृत ग्रंथ में दिए गए नियम और तत्वों उनका हिंदी पद्य अनुवाद है एक तरीके से, जिसमें मौलिकता और स्पष्टता का अभाव दिखाई देता है। ये थी रीतिकाल की भावगत विशेषताएं। आइए देखिए, आप देखते हैं रीतिकाल की कलागत विशेषताएं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार रीतिकाल ललित कलाओं का काल रहा, क्योंकि रीतिकाल में सांस्कृतिक एवं कलात्मक वैभव अपने चरम पर रहा। इसीलिए कलात्मक चातुरी और लाक्षणिक वैचित्र इस काल की अनुपम देन कही जा सकती है। इस काल में अलंकार, रस, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, छंद आदि जो काव्यांग थे उन पर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई। इन रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया। तो इनकी कलागत विशेषताओं में पहली विशेषता जो हमें देखने को मिलती है वो यह है, ब्रज भाषा का जो साहित्यिक रूप था उसको उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया। रीतिकाल ब्रज भाषा का स्वर्णयुग माना जाता है, क्योंकि जहां भक्ति काल में यह भाषा कृष्ण भक्त कवियों तक सीमित थी, वहीं इस काल तक आते आते पूर्ण रूप से ये जो ब्रज भाषा थी वो काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इसके बाद ब्रज भाषा लगभग 200 वर्षों तक हिंदी कविता पर छाई रही। अब ब्रज भाषा वाक सिद्ध कवियों के हाथों मंजकर, संवरकर अत्यंत लोचयुक्त, ललित और व्यंजक काव्य भाषा बन चुकी थी। ब्रज भाषा का प्रभाव कितना बढ़ गया था उसका अंदाज हम इस बात से लगा सकते हैं कि न केवल ब्रज प्रदेश में रहने वाले कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, बल्कि ब्रज प्रदेश से बाहर रहने वाले कवियों ने भी इसी को ही अपनी काव्य भाषा बनाया। इस युग की कविताओं में हमें फारसी का प्रभाव भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं हमें अवधी भाषा भी दिखाई देती है। रीति काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इसने ब्रज भाषा को इस तरीके से परिष्कृत और लोकप्रिय बना दिया कि आज मतलब हिंदी के एक बहुत बड़े सहृदय समाज का इन्होंने निर्माण कर दिया, क्योंकि जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की ही फिर एक उपभाषा के रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की समझ बढ़ने लगी। दूसरी जो कलात्मक विशेषता हम देखते हैं रीतिकाल के काव्य में वो है अलंकार प्रियता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकाल की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति है अलंकारिकता।
इस कारण राज दरबारों का विलासी, और इसका जो कारण क्या रहा, क्यों इतना अलंकारों का प्रयोग किया, क्योंकि राज दरबारों का विलासी और कलाप्रिय वातावरण था। राजा को चमत्कार चाहिए था, कलागत सौंदर्य चाहिए था। ये कवि कविता को अलंकार से सजाने में ही अपने काव्य धर्म की सार्थकता समझते थे। इसलिए इस युग में सभी कवियों ने अलंकारों का निरूपण अपनी कविताओं में बहुतायत से किया है। मतलब एक ही कविता में कई कई अलंकार डाल दिए गए। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे अलंकार ठूस दिए गए हैं। अनुप्रास की छटा आपको यदि याद हो तो बहुत जगह है, लेकिन मुझे एक उदाहरण बहुत प्यारा लगता है बिहारी का कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में होता है नैनन हूं से बात। कितना प्यारा इसमें अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। यमक की झलक है ना, कनक कनकते सौकना, या उर्वशी वाला है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, आदि नाना अलंकारों के चमत्कार से रीतिकाल की कविता चमत्कृत है। अधिकतर कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए, लेकिन बहुतों ने केवल उदाहरण ही लिखे हैं, जबकि उनके मन में लक्षण विद्यमान थे। इस युग में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि वह साधन न रहकर साध्य हो गया। कभी कभी केवल अलंकार ही अलंकार दिखाई देते हैं, और कवि का जो अभिप्रेत अर्थ है वह उसी चमत्कार में कहीं खो जाता है। केशव दास तो अलंकार विहीन कविता को काव्य मानने के लिए तैयार नहीं है, भले ही उसमें कितने ही गुण विद्यमान हो। उन्होंने कहा, जद्यपि सुजाते सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित्र। इस अतिशय अलंकार प्रेम की वजह से इस दौड़ में कई कविताएं विकृत हो गई। केशव की इसी अलंकार प्रियता के कारण ही शुक्ल जी ने उनको कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया। इस रीतिकाल की जो कविता है उसकी कलागत विशेषता में एक विशेषता हमें छंद वैविध्य देखने को मिलता है। इस काल में छंदों की विविधता रही, कवियों ने नए नए छंदों का आविष्कार किया। इस काल के प्रमुख छंद कवित्व और सवैया रहे, पर बिहारी ने दोहे भी लिखे हैं। इस रीतिकाल के कला की जो कलागत विशेषता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता आती है मुक्तक शैली की प्रधानता। रीतिकाल में प्रबंध काव्यों की अपेक्षा, प्रबंध काव्य भी लिखे गए, पर उनकी अपेक्षा मुक्तक काव्यों की अधिक रचना हुई। क्यों? क्योंकि दरबारी वातावरण में मुक्तक रचनाएं ही ज्यादा उपयुक्त थी, क्योंकि राजाओं और सामंतों के पास बड़े बड़े प्रबंध जो काव्य होते थे, ना तो उनको उनका सुनने का समय था उनके पास, ना ही उनमें इतना धैर्य था। तत्कालीन आश्रयदाताओं को तो तुरंत प्रसन्न कर देने वाली मुक्तक काव्य शैली की जैसी कोई कविताएं चाहिए थी, इसलिए मुक्तक काव्य शैली का खूब प्रसार हुआ। क्योंकि मुक्तक काव्य जो मतलब कवियों ने यह कहा कि जो मुक्तक काव्य वो चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है, जिससे दरबार को आसानी से मोहित और प्रसन्न किया जा सकता था। अतः इस काल में मुक्तकों कवित्व सवैया जैसे मुक्तकों की प्रधानता रही, और कवित्व में वीर और श्रृंगार रसों का प्रयोग हुआ। सवैया में श्रृंगार रस का बहुत प्रयोग हुआ। बिहारी जैसे कवि ने दोहा छंद में सीमित शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने की, जो गागर में सागा भर देने की उनकी जो कला थी उसको विकसित किया। तभी तो कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जौन नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में रीतिकालीन काव्य धारा के कवियों ने जीवन के लिए अदम्य वासना को जागृत कर दिया। सौंदर्य अनुभूति और सुरुचिपूर्ण जो सुरुचि है उसकी सुकुमार कसौटी प्रदान की। यह काव्य वह विशिष्ट कालखंड है जिसमें कविता मानव अनुभवों के मनोदेहिक पक्ष पर केंद्रित थी, जो मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंध को मानव को प्रेक्षक के रूप में रखकर अभिव्यक्त करती है। यद्यपि इसमें श्रृंगार की प्रधानता है, फिर भी जीवन की सहज अनुभूतियों का सहज सात्विक रूप भी कम नहीं है, वो भी हमें बहुत जगह देखने को मिल जाता है। रीति काव्य सीमित विषय पर समग्रता का काव्य है। रीति काव्य काव्य की कसौटी पर कसी हुई कविता है। हम कह सकते हैं कि रीति काव्य ने हिंदी साहित्य में काव्य कला और शब्द साधना की चेतना जगाई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर रीति काल की श्रृंगारिकता और विलास की जो प्रवृत्ति है वो जनता के सामने कोई उच्च आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसलिए मैं अंत में आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि रीति काल की जो कविता है उसको यदि हम चुनिंदा रूप में पढ़ें, मतलब बहुत ज्यादा लिखा गया है, लेकिन उसमें यदि हम चुनकर हमें चयन की प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही कविताओं में शक्ति, चयन और ऊर्जा हमको देखने को मिलती है। तो केवल एक चेतावनी इस काव्य के संबंध में ये दी जा सकती है कि इसे चुने हुए रूप में ही पढ़ना अधिक श्रेयस्कर है।
तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में रीतिकाल की विभिन्न विशेषताएं, उनके उदाहरण और उनको स्पष्ट किया है। आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगी। थैंक यू सो मच।